इस वीडियो में हम थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का डिस्कशन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं थॉर्नबेट के जलवायु वर्गीकरण को। देखिए, कोपेन और थॉर्नबेट का जलवायु वर्गीकरण जो है कुछ चीज़ों में समानता रखती है और कुछ चीज़ों में असमानता भी रखती है, जिसके वजह से हो सकता है कि इसका तुलनात्मक अध्ययन भी आप लोग को करने के लिए दे दिया जाए। तो अगर दोनों के वर्गीकरण को आप समझ जाते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं आराम से, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं। थॉर्नबेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उसमें कुछ और परिमार्जन करके 1931 में प्रस्तुत किया। पुनः इन्होंने 1948 में अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप पेश किया। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत को 3 बार दिया है, 31 में, 33 में और 48 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब है 1931 का वर्गीकरण। हो सकता है कि शॉर्ट नोट में दे दे कि कोपेन थॉर्नबेट के 1931 के जलवायु का वर्गीकरण को बताए कि इसमें क्या क्या चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया था। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने किया था 1931 का वर्गीकरण, वो जो आपको है वो इस प्रकार है। थॉर्नबेट ने कोपेन की भांति निम्नलिखित मापदंडों का उपयोग किया था, जिसमें परिसीमांकन सीमाओं को भौतिक परिमाण माना था, मान्यता प्राप्त वनस्पतिक संस्था एवं प्रतीक अक्षर का प्रयोग किया था। आपको कोपेन ने भी प्रतीक अक्षर का प्रयोग किया था और थॉर्नबेट ने भी। इनके वर्गीकरण के निम्न आधार है, जैसे वर्षा प्रभाविता, तापीय दक्षता, वर्षा का मौसमी वितरण। ठीक है, वर्षा का मौसमी वितरण जो कि कोपेन नहीं किए थे। ठीक है, जो कि कोपेन नहीं किए थे, मौसमी वितरण वर्षा का नहीं किए थे, वो केवल वर्षा का वितरण किए थे। ठीक है, तो यही सभी चीज़ें समानता और असमानता में लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप दिख रहा होगा आप लोग को लिखावट। थॉर्नबेट ने वाष्पीकरण को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। उन्होंने वर्षण प्रभावित सूचकांक, ठीक है, वर्षण प्रभावित सूचकांक जिसको कि PYE से सूचित किया गया है, पर आधारित 5 आर्द्रता प्रदेश तथा तापीय दक्षता पर आधारित जिसको कि सूचकांक दिया है TYE, इसको 6 तापीय प्रदेश का सुझाव दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है आर्द्रता आधारित प्रदेश के लिए 5 आर्द्रता प्रदेश आधारित सूचकांक दिए हैं, जबकि आपको तापीय दक्षता आधारित 6 तापीय प्रदेश का सुझाव दिया है। ठीक है, अब ये किस प्रकार से इसको हम देखते हैं। ए आर्द्रता प्रदेश वार्षिक वर्षा सूचकांक इस प्रकार है। वाष्पीकरण को मापने के उपकरणों के अभाव में कुल 12 महीनों के अलग अलग PE, ठीक है, PYE सूचकांक अनुपातों के योग को PE सूचकांक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, PE सूचकांक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। PE सूचकांक देखिए, PE ऊपर ही देख लिए हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि PE क्या है, तो PE क्या है आपका, ये PE जो है आपको, इसमें इन्होंने आर्द्रता प्रदेश को माना है। PE जहाँ भी होगा इसका मतलब कि आपको आर्द्रता प्रदेश के बारे में चर्चा किया जा रहा है। ठीक है, ये 5 आर्द्रता प्रदेश, तो जहाँ भी PE लगा हुआ होगा उसका मतलब कि है आर्द्रता प्रदेश। ठीक है, उसके बाद TE जहाँ लगा होगा उसका मतलब होगा तापीय दक्षता। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे PE सूचकांक पर आधारित मासिक मतलब आर्द्रता को दिखा रहा है, तो यहाँ 11.5 जो कि इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ है R/T-100, उसके बाद इस पे पावर 109 दिया गया है, जहाँ R औसत मासिक तापक्रम जो कि इंचों में दिखाया गया है, वहीं T औसत मासिक तापक्रम है जो कि फ़ारेनहाइट में दिखाया गया है। फिर है PE सूची के आधार पर थॉर्नबेट ने भूपटल को 5 आर्द्रता प्रदेश में विभक्त किया है। इनमें प्रत्येक प्रदेश में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हर एक प्रदेश में अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाए जाएंगे। प्रत्येक प्रदेश का नामकरण अंग्रेजी के वर्णमाला द्वारा किया गया है। ठीक है, अब है आर्द्रता प्रदेश वनस्पति। इसी प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप लिखेंगे एग्जाम में। आर्द्रता प्रदेश बांट देंगे, वनस्पतिक प्रदेश और उसके बाद सूची यानी सूचकांक। ठीक है, तो ये जो है ये वेट को दिखा रहा है। तर मतलब आर्द्रता अत्यधिक होगा, आर्द्रता से तर होगा, वेट होगा ये वर्षा के वन पाए जाएंगे इन क्षेत्रों में
वर्षा किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, वनस्पति समुदाय, तो वर्षा वन पाए जाएंगे, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र। इनका जो सूचकांक होगा यह 128 से ऊपर दर्शाया जाएगा, ठीक है। बी आर्द्रता, ठीक है, ह्यूमिडिटी, इसमें वन पाए जाएंगे और ये 64 से 127 के आसपास इसमें आर्द्रता होगी, ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसके बाद है सी उष्ण आर्द्र, ये घास के मैदान पाए जाएंगे, इसमें वनस्पति समुदाय ये 32 से 63 के बीच होगा। आपको केवल ये जो है रटना होगा, ठीक है, रटना होगा, नहीं समझ में आ रहा है रट जाइए, ठीक है, सिंपल सा। ए का मतलब सिंपल सा रटिएगा, ए मतलब तर यानी ज़्यादा, वेट। उसके बाद वर्षा के वन 128 से ऊपर, बी आर्द्रता का वन 64 से 127, सी उप आर्द्र घास के मैदान 32 से 63, डी अर्ध शुष्क स्टेपिज और 16 से 31, ई शुष्क मरुस्थल और 16 से कम। जानते हैं जैसे पहाड़ा रटा जाता है ना, वैसे 4 बार 5 बार ऐसे करके करिएगा ना तो याद हो जाएगा। ये जैसे जैसे हम लोग रटते हैं, आप लोग उस तरह से रटिए बच्चा ऐसा, तो याद हो जाएगा। ए का मतलब ऐसे करिए, जैसे आर्द्रता, आर्द्रता में याद कर लीजिए पहले, ए मतलब तर, बी मतलब आर्द्रता, सी मतलब उप आर्द्र, डी मतलब अर्ध शुष्क, ई मतलब शुष्क, ई मतलब शुष्क। हो गया, इतना कर लिए। अब देखिए इसको करने के बाद अब इसको करिए वनस्पति में। तो ए में क्या है, वर्षा वन, बी में क्या है, वन, सी में क्या है, घास के मैदान, डी में क्या है, स्टेपेज, ई में क्या है, मरुस्थल। उसके बाद सूची, ए 128 से ऊपर, बी 64 से 127, सी 32 से 63, डी 16 से 31, ई 16 से कम। इस प्रकार से 3 से 4 बार कीजिएगा तो ये आपको जो है डेटा याद हो जाएगा, ठीक है। और ये डेटा बनाना एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर है बी, इनको याद ही करना पड़ता है, इन सब चीज़ों के लिए कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। तापमान प्रदेश, ठीक है, पुनः 12 महीने के लिए टीई सूचकांक अनुपातों के योग को वार्षिक टीई सूचकांक के रूप में लिया गया है। टीई सूचकांक अनुपात मासिक है, ठीक है, टी माइनस 32/4, जहाँ टी औसत मासिक तापमान फ़ारेनहाइट में है। इस प्रकार 6 तापमान प्रदेश की तालिका इस प्रकार है, ठीक है। फिर से उसी प्रकार से तालिका आया तो इसको भी उसी प्रकार से याद करना होगा। ए उष्णकटिबंधीय, यहाँ तो केवल सूची दिया गया है, ठीक है, 128 से ऊपर, बी मध्य तापीय 64 से 127, सी सूक्ष्म तापीय 32 से 63, डी टैगा 16 से 31, ई टुंड्रा 1 से 15, ठीक है। इसको भी इसी प्रकार से 3 से 4 बार करिएगा तो ये भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इन डेटा को आपको याद रखना होगा। फिर एफ का मतलब हिमच्छादित, और ये 0 डिनोट करता है, 0 सूचकांक को। नेक्स्ट है वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर निम्न उप विभाजन भी संभव है। वर्षा का मौसमी वितरण के आधार पर जो है आपका निम्न उप विभाजन, मतलब विभाजन के अंदर भी विभाजन किया गया है। जैसे आर वर्ष भर वर्षा, पर्याप्त वर्षा को दर्शा रहा है। एस स्मॉल एस ग्रीष्मकाल में न्यूनतम वर्षा को दर्शा रहा है। स्मॉल डब्ल्यू शीतकाल में न्यूनतम वर्षा को दर्शा रहा है। और डी सभी मौसम में न्यूनतम वर्षा को दर्शा रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यदि वर्षण प्रभावित तापीय दक्षता तथा वर्षा के मौसमी वितरण को देखा जाए तो कुल 120 वर्ग, ठीक है, सबको देखा जाए तो कुल 120 वर्ग बनते हैं, जो अलग अलग प्रकार से बन रहे हैं, जैसे बन सकते हैं। परंतु भूपटल पर थानबेट ने केवल 32 जलवायु प्रकार को ही स्वीकार किया। ये जो अलग अलग टाइप के दो दिखा रहे हैं थानबेट, ये कुल मिलाकर 120 वर्ग बन रहे हैं, लेकिन 120 में से इन्होंने रिड्यूस करके केवल 32 प्रकार के जलवायु को ही दिखाया है धरातल पे, ठीक है। अब बुक में आप देखिएगा तो इस 32 को भी डिस्क्राइब किया हुआ है, बट इस 32 को डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। यही बुक पढ़ के कितना लेना है, यही जो है सीखना होता है। तो ये 32 यहाँ लिख के छोड़ दिए। अब आगे 1931 के जलवायु वर्गीकरण की आलोचना एवं मूल्यांकन, ठीक है। 1931 का जो वर्गीकरण है जो किया गया है, इसमें क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, इसके खामियां का भी बताना है। तो इसमें जो जो खामियां थी उसको आलोचना के रूप में देखेंगे। तो देखिए, जो कमी था, वर्षा प्रभावित एवं तापीय दक्षता की अवधारणाओं को थानबेट द्वारा पहली बार प्रयुक्त किया गया, किंतु ये सीमाओं के परिसीमन को कठिन बनाती है, ठीक है। ये जो एरिया जो है डिसाइड नहीं कर पाते, मान लीजिए जैसे भारत है, पाकिस्तान है, ठीक है, तो
पॉलिटिकल एंगल से तो दोनों एक है, लेकिन फिजिकल एंगल से दोनों क्या है, एक है। तो इस प्रकार से जो डिनोट करने में क्लाइमेट एरिया को प्रॉब्लम आने लगा, तो इसके वजह से इनकी आलोचना की गई। ये उदाहरण के रूप में आपको बताएं, ठीक है। जलवायु प्रकार संख्या में अधिक है, किंतु प्रतीक की कम संख्या का प्रयोग किया गया है ताकि स्मरण रखने में आसानी हो। ये पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तुलनात्मक में पॉजिटिव भी चीज़ लिखा जा सकता है, समर्थन जो करता है उसको पॉजिटिव में लिखा जाता है। नेक्स्ट है जलवायु आंकड़ों के अभाव विशेषता। जैसे जलवायु के आंकड़ों का अभाव इनके सिद्धांत में मिला है, जिसके वजह से विशेषता वाष्पीकरण के संबंध में एक गंभीर बाधा है। यह स्थानीय आधार पर तुलना को असंभव बना देता है, क्योंकि प्रभावी वर्षन को सही ढंग से सूचित नहीं किया जा सकता। कोपेन योजना की भांति थॉर्नबेट योजना भूगोलवेत्ता, वनस्पति एवं प्राणी वैज्ञानिक के लिए आकर्षक का विषय रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। किंतु जलवायु वैज्ञानिकों या मौसमी वैज्ञानिकों के लिए नहीं, क्योंकि इसमें जलवायुवीय कारकों एवं मौसमी तत्वों की अंतर्क्रिया पर विचार नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये आपका 1931 का वर्गीकरण हो गया। अब है 1948 का वर्गीकरण, ठीक है। 1933 का उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। 1948 का देखते हैं, ज़्यादातर यही मेन है, ठीक है। थॉर्नबेट ने 1948 में अपने वर्गीकरण में पुनः संशोधित किया, जो नए वर्गीकरण में जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण कर वनस्पति के आधार पर न होकर वर्षा तथा साम्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन, जो कि वास्तव में तापीय दक्षता तथा जल हानि की सूचकांक पर किया गया था, ठीक है। यह किस चीज़ पर किया गया था, तापीय दक्षता और जल हानि के सूचकांक, मतलब जल का जो हानि हो रहा था उसके आधार पर किया गया था। अब इसमें भी कुछ सूत्र दिए गए, जैसे संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, इसके लिए पीई सूचकांक को लिया गया। पीई सूचकांक को 1.6 यानी 10T/I पावर A दिया गया, जहाँ T औसत मासिक वर्षा सेंटीग्रेड में दिखाता है, वहीं I 12 महीने के T/S जो है 1.514 का योग है, और A=I का कारक दिखाया गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। याद कैसे होगा, तो बार बार पढ़ने से याद होगा। इस आधार पर थॉर्नबेट ने विभिन्न जलवायु की सीमाओं के निर्धारण के लिए 4 सूचकांकों को विकसित किए हैं। आर्द्रता सूचकांक, जो कि IM से सूचित किया गया, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन या तापीय दक्षता सूचकांक, जो कि PE से सूचित किया गया, शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, ठीक है। शुष्कता एवं आर्द्रता सूचकांक, तापीय दक्षता या संभाव्य वाष्पोत्सर्जन सांद्रण सूचकांक। नेक्स्ट फिर एक फॉर्मूला दिया गया आर्द्रता सूचकांक में IM, यह दर्शाता है IM = 100S - 660D, ठीक है, जो कि बाई PE द्वारा दर्शाया गया, जबकि IM मासिक आर्द्रता सूचकांक को प्रदर्शित करता है और S मासिक आर्द्रता अधिक को, मतलब एक महीने में कितना आर्द्रता है उसकी अधिकता को दर्शाता है। वहीं D आपको मासिक आर्द्रता का अभाव दिखाता है। इन दोनों की गणना आर्द्र बजट मूल्यांकन संचित मृदा नमी से की जाती है। आर्द्रता सूचकांक, आर्द्रता प्रदेश, तापीय प्रदेश। 100 तथा उससे अधिक प्रति आर्द्रता बृहद तापीय, 20 से 100 आर्द्रता मध्य तापीय, 0 से 20 नम आर्द्रता सूक्ष्म तापीय, -33 से 0 से अधिक शुष्क उपाद्र और टुंड्रा क्षेत्र को दिखा रहा है ये। अब है -67 से 34 आर्द्र शुष्क, ठीक है। -67 से 34 के आर्द्रता को दिखा रहा है, ये आर्द्र शुष्क क्षेत्र है, और ये शुष्क हिमच्छादित क्षेत्र को दर्शा रहा है। -100 से 68, ठीक है, ये शुष्क क्षेत्र को दिखा रहा है।
केवल बस याद कर जाइएगा, ठीक है। ये सब समझने में प्रॉब्लम हो तो सीधा याद कर जाइएगा, हम भी यही करते थे, ठीक है। हम भी यही करते थे, सीधा याद कर जाते हैं कि -100 से 68 शुष्क, -67 से 34 अर्ध शुष्क, शुष्क हिमछादित, वहाँ कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और रटना क्या होता है, याद करना ही होता है किसी चीज़ को। आगे चलकर प्रभावित आर्द्रता के मौसमी वितरण पर आर्द्रता उपविभाजन भी संभव है। इस प्रकार एक स्थान की जलवायु को निम्नलिखित के आधार पर खोजा जा सकता है। विभव बाष्पीपरासरण, प्रभावी आर्द्रता का मौसमी अंतर, औसत वार्षिक तापीय प्रभाविता। अब है आलोचना, ठीक है। इसका भी आलोचना होगा, आलोचना करना है। कुछ अनहित समस्याओं के कारण थर्नबेट के वर्गीकरण का मानचित्रीकरण करना संभव नहीं है, ठीक है। इसमें मानचित्र का अभाव है। थर्नबेट वाला जब कोपेन का पढ़ाए थे तो उसमें आपको दिखाते हैं कि मानचित्र था, लेकिन इसमें मानचित्र का प्रयोग करना काफ़ी कठिन हो जाता है। उसकी योजना वनस्पतिक आधारित नहीं रखी गई है, ठीक है। वनस्पति का वर्णन तो किया है पर उस पर आधारित इन्होंने वर्गीकरण नहीं किया है। यह योजना उत्तरी अमेरिका के लिए अधिक उपयुक्त है क्योंकि यह वनस्पति सीमाएं जलवायु विभाजनों से सामंजस्य रखती है, किंतु यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है। यह योजना अत्यधिक गणनाओं पर जोर देती है जिससे इसका अनुप्रयोग कठिन हो जाता है। इसमें देखें फॉर्मूला कितना सारा दिया गया जिसके वजह से ये कठिन हो जाता है याद करने में। थर्नबेट द्वारा मृदा आधारित संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की गई जो संकेत देता है कि उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा केवल वर्षा पर ही आधारित नहीं होती बल्कि प्रसारण पर भी निर्भर रहता है, ठीक है। प्रसारण पर भी निर्भर रहता है। नेक्स्ट जो आलोचना है, इसलिए यदि वर्षा से प्राप्त जल एवं वास्तविक रूप से अपेक्षित जल की मात्रा के बीच तुलना की जाए तो मासिक जल अधिशेष एवं जल न्यूनता को निर्धारित करना संभव है और साथ ही शुष्क और आर्द्र मौसम की पहचान भी की जा सकती है। थॉर्नबेट योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसमें जल के उपयोग के ठीक है, इसको काट दीजिएगा, उपयोग के संबंध में व्यवहारिक अध्ययन पर जोर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका थॉर्नबेट का भी जलवायु वर्गीकरण हो गया। आप लोग बार बार इस चीज़ को लिखिएगा, पढ़िएगा और वीडियो को देखिएगा तो कंटेंट दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको लगता है कि इसमें चक्रवात बच रहा है आप लोग का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक चक्रवात बच रहा है, उसका ही वीडियो अपलोड कर दिया जाए।